हाय। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग और कैसे स्टॉक मार्केट्स के थोड़े बहुत बेसिक्स और ये सब होते हैं। ठीक है। तो वैसे 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, 3 टाइप की ट्रेडिंग्स करते हैं। जो एक होती है इंट्राडे, जैसे इसका नाम है विद इन अ डे, मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेचा। जब इसका प्राइस नीचे होता तब खरीद लेना और आज ही में जब इसका प्राइस ऊपर गया तो बेच देना। हाँ, इससे पहले मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30 तक, ये मार्केट आवर्स है। इस टाइम के बीच में मार्केट खुली होती है, मतलब स्टॉक मार्केट खुली होती है। इस टाइम के बीच में प्राइस ऊपर नीचे जा रहा होता है, और जो इस टाइम पे प्राइस होता है ना, इस प्राइस को कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। सीपी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसको कहते हैं ओपनिंग प्राइस। जो न्यूज़ चैनल और वहाँ पे जो दिखाते हैं ना, वो ये दिखाते हैं क्लोजिंग प्राइस। हर जगह जो वो गूगल करते हैं तो लास्ट प्राइस मतलब क्लोजिंग प्राइस, इसका लास्ट टाइम जब आप देख रहे हो ना तब प्राइस क्या था। और मार्केट कब से कब खुली होती है? मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। अब जैसे मैंने कल बताया था T+2 डेज, तो T+2 वो सारे वर्किंग डेज ही होते हैं। मतलब ऐसी अगर ऐसा है कि आपने फ्राइडे को शेयर लिया तो वो आपका मंडे को नहीं आएगा, क्योंकि आप तो सोचोगे सैटरडे संडे 2 दिन तो हो गए। नहीं, वो आएगा ट्यूसडे को, क्योंकि ये होते हैं वो क्या कहते हैं, वर्किंग डेज। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा, इजी है। तो और जो भी हॉलीडेज होती है ना, जैसे गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, जो भी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं तभी मार्केट बंद होती है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अब होगी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग, पहली टाइप की। दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरी होती है इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि हमने अलग अलग दिन में किया, जैसे आज खरीदा मैंने और 1 हफ्ते बाद बेचा 70s, या फिर मैंने 1 महीने बाद बेचा, या फिर मैंने 3 महीने बाद बेचा। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग, कि मैं जब एक दिन से ज़्यादा रख रहा हूँ, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, तो इसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग होती है मोर देन अ ईयर, मतलब 1 ईयर से बड़ा। और इन्वेस्टिंग ज़्यादातर लोग करते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और ऐसे जैसे वॉरेन बुफे करता है ना, सबको पता होगा कि वो इन्वेस्टिंग करता है, वो ट्रेडिंग नहीं करता। वो अलग अलग कंपनी में जाके जो उसे पसंद होती है वहाँ जाके अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता है, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ कल रह गई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ ऐप में। अगर अपना IIFL का ऐप खोलोगे ना, तो इसके नीचे एक ये ऑप्शन भी होगा, आस्क IIFL। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हो, रेज अ क्वेरी लिख के। अब जो भी आपको डाउट हो या इनमें से कुछ पूछना हो, कुछ भी, तो यहाँ मैसेज कर देना है। बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन आवर आपका रिप्लाई आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इंडिया में ना 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसमें हम स्टॉक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे नाम है ऐसी। एक होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है BSE। दोनों के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे स्टॉक में लिखा होता है, जैसे आपने कोई स्टॉक लिया रिलायंस का, तो ऐसे लिखा होगा, या फिर NSE। 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 डिपॉजिटरी हैं। डिपॉजिटरी क्या होता है? जहाँ पे हम अपने शेयर लिखते हैं, NSDL और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, और नेशनल वाला। ठीक है। तो यहाँ हमारे शेयर होते हैं। और फिर आता है ब्रोकर, जो हमें इनसे और हमें इंडिविजुअल को, इनके बीच में कनेक्ट करता है, हम दोनों को, हमें एसेस दिलाता है हमारे ट्रेडर्स को, और हमें एक्सचेंज करने की हेल्प करता है। तो वो ये होता है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं इंट्राडे। आई थिंक उसी में सब ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं आपको साथ में फ़ोन में खोल के भी दिखा देता हूँ। ऐसी खुलती है हमारी स्क्रीन। ठीक है, तो हम कोई स्टॉक सर्च करते हैं, जैसे मैं करता हूँ इंडिया सीमेंट। ये जैसा आप देख रहे हो, जैसे मैं बताया था NSE BSE 2 आ रहा है, कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं होता, प्राइस में कोई फ़र्क नहीं होता।
ठीक है, हमने डिटेल सेलेक्ट की। अब जब हम बाय करते हैं ना इसको, तो हमारे ऑप्शन आ जाते हैं डिलीवरी या इंट्राडे। तो इंट्राडे करने के लिए हम इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। अभी ना यहाँ ऑप्शंस नहीं आ रहे, यहाँ ये ऑप्शंस आते हैं जैसे ब्रैकेट ऑर्डर का आता है, कवर ऑर्डर का आता है। अभी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी जो हम प्लेस कर रहे हैं ना वो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि हम मार्केट टाइम के अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है। मार्केट खुलेगी 9:15 पे, तो जब 9:15 पे मार्केट खुलेगी ना तो इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ बड़े सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी नहीं आ रहे क्योंकि मार्केट खुली नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। अगर मैं अभी प्लेस कर दूँ ना ऑर्डर, तो जैसे ही मार्केट खुलेगी 9:15 पे, जो प्राइस होगा ना उस प्राइस पे मैं खरीद लूँगा इसको अपने आप ही, ठीक है। और डिलीवरी होती है कि मैंने आज लिया और ये मेरे पास डिलीवर होंगे। डिलीवर कब होंगे? सही, T+2 डेज बाद। लिमिट होता है, आप अपनी लिमिट डाल रहे हो कोई प्राइस की, जैसे ये 119 की मैं लिमिट डाल रहा हूँ, 119 का हुआ तो ये बाय कर लेगा। मार्केट क्या होता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना अभी इस टाइम, जो भी ये प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे ये खरीद लेगा अपने आप, जो या जिस सेकंड में क्लिक करता है उस सेकंड क्या प्राइस चल रहा है तो ये तब खरीद लेगा। तो इंट्राडे में ये होता है। तो जब 9:15 होंगे तो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ओके, इंट्राडे में सेल करने के लिए भी वही सेम, कि जब हम सेल पे क्लिक करते हैं, यही था, हमने सेल क्लिक किया, तो डिलीवरी वाला सेल करना है या इंट्राडे वाला सेल करना है, तो हम वही सेम चीज़ें हैं इसके अंदर कि लिमिट हम किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। एडवांस, हाँ एडवांस पिछले में रह गया था। एडवांस में आफ्टर मार्केट आवर्स, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर हम जब प्लेस कर रहे हैं, डे ट्रेड कर रहे हैं। आईओसी मतलब होते हैं, देखो अगर आप ये क्लिक करोगे ना इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। आईओसी मतलब वो है इमीडिएट और कैंसिल, मतलब क्या होता है कि मार्केट में लगा लो आपने 10 शेयर खरीदने की बात करी, मतलब अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया कि मैंने को 10 शेयर लेने हैं, पर मार्केट में कोई बेचने वाला नहीं है 10 शेयर एक साथ, तो और पर ऐसा है कि कोई 2 शेयर बेच रहा है, कोई 5 बेच रहा है, कोई 3 बेच रहा है, तो ये क्या होगा कि ना इन सबको मिला के जो आपका होता है ना, आपको तब 10 शेयर मिलेंगे, तो अब इनका अलग अलग प्राइस होगा, तो जो भी उसके हिसाब से बनेगा ना आपको उस प्राइस पे खरीदा जाएगा। पर अगर आप ये नहीं चाहते कि ना भाई ये ना हो, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट एक बंदा चाहिए जो एक प्राइस कोट कर रहा हो और मैं उससे खरीदूं सीधा, तो आप करोगे इमीडिएट और कैंसिल, कि इमीडिएटली अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो वो प्लेस हो जाएगा, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। VDD होता है वैलिडिटी टिल डेट, मतलब आज के दिन की ही वैलिडिटी होगी। आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लेना, ये सबके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा और स्टॉक मार्केट के बाकी चीज़ों को बताता हूँ जो कल मैंने सिर्फ टच करी थी पर डिटेल में नहीं किया था। म्यूचुअल फंड, आई थिंक म्यूचुअल फंड तो मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था। और इंडेक्स फंड वही होते हैं हमारे निफ्टी और सेंसेक्स, ऐसे ये ऐसे टाइप के होते हैं हमारे इंडेक्स फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स आपको बताइए म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था जब हम मिल के लेते हैं। इंडेक्स फंड होता है बास्केट ऑफ सम स्टॉक्स, या 50 या 30, निफ्टी में होता है 50, सेंसेक्स में होता है 30, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स का कल हमने नहीं किया था, मैंने बताया था कि डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब ये क्या होते हैं? फ्यूचर होता है कि मैंने इसका फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब अगर आज हम देख लेते हैं, आज निफ्टी का प्राइस है 1100, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है पुट ऑप्शन, ऐसा लिखा होता है, और एक होता है कॉल ऑप्शन, सी लिखा होता है। कॉल ऑप्शन मतलब होता है बाय, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शन होता है मतलब प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं इस पे बेट कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लिखे आता है निफ्टी, इसके ना अप डाउन प्राइस लिखे होते हैं, तो ऐसे लिखा होगा 1200, 1300, 1000। अगर मेरे को लगता है कि भाई निफ्टी आज या आज ना ये 1000 जाने वाला है, तो मैं क्या लूंगा, निफ्टी का पुट ऑप्शन ले लूंगा। पर इसके अंदर प्रॉफिट तो बहुत होता है, जब ये चला जाता है ना तो एकदम आपको प्राइस काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। पर क्या होता है, अगर ये उस दिन के एंड तक प्राइस इतना ही रहा ना, 1100 का 1100 रहा, तो मेरे पुट ऑप्शन में जितने भी पैसे लगाए थे ना वो जीरो हो जाएंगे, वो एक्चुअली में जीरो हो जाएंगे, और जो भी मैंने लगाया है वो खत्म हो जाएगा, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर रिस्क बहुत हाई होता है और रिवॉर्ड भी बहुत हाई होता है। अब रिस्क बोर्ड हमने टच कर लिया है, तो हम एक चीज और देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स आई होप समझ आ गया हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन यही होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और फ्यूचर्स भी ऐसे ही होते हैं जब हम फ्यूचर प्राइस पे वो करते हैं, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड,
ये रेशो होती है, रेशो मतलब हमें इसका रेशो रखना है। रिस्क अगर 1 ले रहे हैं ना, तो रिवॉर्ड हमारा 2 होना चाहिए। मतलब अगर मेरा 100 रुपए की कोई चीज़ मैं खरीद रहा हूँ और उसका रिस्क है कि वो 98 जा सकती है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 98 मतलब ये कितना हुआ? 2। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 104। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ये मेरा 98 होना चाहिए। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है? ठीक है, मैं स्टॉप लॉस समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइस चल रहा है, ऐसे 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 जा रही है मार्केट, तो जो नीचे वाला हम लेते हैं ना, कि मतलब इससे ज्यादा अगर चला गया ना, तो इससे ज्यादा लॉस हम बियर नहीं कर सकते। जैसे 100 रुपए की चीज है, वही अगर मैं चाहता हूँ कि यार 98 से अगर नीचे जाए ना, तो मैं इससे 2 रुपए से ज्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकता अपने ऊपर, तो मैं 98 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। तो जैसे ही वो प्राइस 98 हिट करेगा ना, तो 98 पे वो ऑटोमेटिकली सेल कर देगा, ताकि इससे नीचे अगर वो जाता है तो मेरा इससे ज्यादा लॉस ना हो, 98 पे जाके वो सेल होके मैं निकल जाऊं। ठीक है, और ऊपर का जो प्राइस होता है ना, ब्रैकेट ऑर्डर में हम वो भी लगा सकते हैं, अप डाउन दोनों का प्राइस, कि ऊपर जब टच करेगा तो हम सेल कर दें। ठीक है, कि मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, टारगेट प्राइस जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये भी समझ आ गया होगा। बताया तो हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि आप लोग कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले खोलेंगे हम मनी कंट्रोल। अब इसमें हम नीचे नीचे जाएंगे और यहाँ पे ना राइट साइड में आपको ये दिखेगा वॉल्यूम शॉकर्स, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। मतलब कौन से शेयर का वॉल्यूम काफ़ी हाई है, तो हम जो हाई वॉल्यूम वाले होते हैं ना वही लेते हैं, क्योंकि उसी में प्राइस अप डाउन ज़्यादा होता है। जो लो वॉल्यूम वाले हैं ना, वो कोई ख़रीदता भी नहीं है, कोई बेचता भी नहीं है, तो आप ले भी लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कोई बिकेगा ही नहीं। तो अब इसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है वो वाला स्टॉक जो 100 रुपये से ऊपर है। ये जो है ना 4 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये, ये वाले हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं। ये मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लेने हैं। जैसे हम कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं 7 रुपये, तो इसका हम वो देखें, पहले तो इसका कोई वो ही नहीं आ रहा है। देखो, इसलिए ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये ना इतना स्टेबल स्टॉक है, इसकी कोई वॉल्यूम ही नहीं है। नीचे देख रहे हो ये वॉल्यूम, यहाँ कोई वॉल्यूम ही नहीं है, कोई खरीदने बेचने वाला ही नहीं है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा है, उसके अलावा कोई खरीदने बेचने वाला ही नहीं है। तो आप ले लोगे ना तो काफ़ी टाइम तक फंस जाओगे, कोई वॉल्यूम ही नहीं होती है। 20-20 इन्वेस्टर कुछ वो करते हैं ना मैनिपुलेट, तब जाके थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वरना कोई वॉल्यूम ही नहीं है, बहुत बहुत लो वॉल्यूम है। तो हम ऐसे 2-3 रुपये वाले स्टॉक नहीं लेंगे, कोई अच्छा स्टॉक लेंगे जो कम से कम 100 रुपये का हो। जैसे जैसे ये है अपना आइनॉक्स लेजर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि ये अभी नीचे चल रहा है। आइनॉक्स हमारा वही आइनॉक्स सिनेमा वाला है। अब आप खुद सोचो थोड़ा, जब सिनेमा हमारा खुलेगा तो उसके बाद इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा जब इनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो अभी हम लो प्राइस में ख़रीद के हाई प्राइस में बेच सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन्वेस्टिंग के लिए ले सकते हो। ये एक स्टॉक है इंडियन होटल्स, ऑलमोस्ट 100 का ही है। तो ये हम सिलेक्ट देखते हैं पहले मैप, इसका चार्ट। इसकी वॉल्यूम भी देखो अच्छी खासी दिख रही है ना, कंपेयर करो पीछे से, उसी कोई वॉल्यूम ही नहीं थी। तो अब जैसे मैंने कल बताया था, एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, इसका ऐप भी आपने अगर डाउनलोड कर लिया हो तो मैं फ़ोन में भी दिखा दूंगा ये कैसा होता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे उसको रीड करने के लिए, स्टॉक को रीड करने के लिए, कि कब बाय करना है कब सेल करना है। अब इसमें हमने अपना सर्च किया, ठीक है। अब इसे हम सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, या पूरा इसका मैप। ठीक है, अब ये हम तो ना, ये हम इसमें यहाँ टाइम डाल सकते हैं कि किस टाइम का हमें चार्ट चाहिए, एक दिन का चाहिए या किस उसका चाहिए। ये होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब ये चार्ट कैसे रीड करते हैं पहले। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, तो ये तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये डॉट्स क्या होती हैं? ये जो डॉट्स है ना, ये जहाँ जहाँ भी ये ऊपर नीचे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये डॉट्स होती हैं इसका क्लोजिंग प्राइस। उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो लाइन चार्ट क्या होता है, हर क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करके उसके बीच में एक लाइन खींच देता है। तो लाइन चार्ट वो होता है। पर आप देखोगे ज़्यादातर लोग ना ये यूज़ नहीं करते हैं, लोग यूज़ करते हैं ये कैंडल चार्ट। अब ये कैंडल चार्ट क्या होती है, ये दिखाता हूँ मैं। अब ग्रीन का मतलब वही हुआ कि प्राइस पहले नीचे था और फिर ऊपर चला गया। अब नीचे मतलब कहाँ था, प्राइस मतलब ओपन हुआ, जो ये नीचे वाला बार है ना इसका, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ ये, और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ जो ऊपर वाला ये है। अब ये पतली पतली जो लाइनें निकल रही हैं, ये क्या है,
ये मार्केट हाई है। इस बीचों बीच जब ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे तो जाएगा ही ना, तो ऊपर नीचे ये ऐसे ऐसे गया, तो ये जो है ये इसका ओपन प्राइस था यहाँ, और ये जो है इसका क्लोजिंग प्राइस था। पर अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो ऐसे हुआ, ऐसे, पर नीचे बहुत नीचे गया और ऊपर बहुत ऊपर गया, पर क्लोज यहाँ हुआ, तो ये इसका ओपन प्राइस हो गया। ये जो है ना, ये हो गई इसकी नीचे वाली कैंडल, ये नीचे वाली जो लाइन है ये हो गई इसकी ऊपर वाली लाइन, और ये हो गया इसका क्लोज प्राइस ये। अब अगर यही सेम चीज़, अब इसका क्लोज प्राइस यहाँ से नीचे हो जाता और, तो ये बन जाती है रेड कैंडल कि ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, और ओपन में ऊपर का हाई इतना गया है और लो इतना गया है। ये आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। अब ये मैं हाइड कर देता हूँ। ये कैंडल रीड करना समझ आ रहा होगा, अगर फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब देखो, अब इसमें ना इंडिकेटर्स में अलग अलग टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। अब जैसे मुझे इसके अंदर पहले सबसे बेसिक दिखाता हूँ मैं। पहले होता है, एक होता है सपोर्ट लेवल जो मैंने बताया था जैसे स्टॉप लॉस में होता है, और एक होता है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस जो ऊपर होता है, सपोर्ट होता है जो नीचे होता है। दिखाते हैं इसको और छोटा करते हैं अगर हम, तो ये रहा इसका सपोर्ट प्राइस, और जो ऊपर होता है ये रहा इसका रेजिस्टेंस प्राइस। तो जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस आता। अब मुझे ना एक चीज़ दिखी इसके अंदर, देखो शायद तुम्हें दिखे ना दिखे, ये एक ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है। अब इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जब प्राइस ऐसे ट्रायंगल में कन्वर्ज होता नज़र आ रहा हो ना, देखो देखो इसके अंदर कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे जाके या तो ये ऊपर वाली ब्रेक देगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से नीचे जाएगा। तो अगर तो ये आज जैसे मार्केट खुलती है तो ये ऊपर जाता है तो मैं बाय कर लूँगा, ये हमारा हुआ बाय का। और अगर ये नीचे जाती है तो मैं करूँगा इसे सेल, तो ये हुआ हमारा सेल का, ये और नीचे जाएगा। ये इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई थी ना, और ये वाली लाइन जो मैंने बनाई थी। आई होप ये भी समझ आ गया। यूज़ करते हैं किसी और स्टॉक पे, लगा लो जैसे हमने रिलायंस ही ओपन किया। रिलायंस तो काफ़ी ही अच्छा स्टॉक है। अगर इन्वेस्टिंग के लिए किसी ने लेना हो ना, मैं दिखाता हूँ क्यों अच्छा स्टॉक है। देखो, अगर मैं इसको डाल के लॉन्ग टर्म में कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब अच्छा खासा हमारा, देखो इसका प्राइस यहाँ 2015 2016 इस एरिया में 17 तक भी, यहाँ पे इसका प्राइस क्या था ये देख रहे हो, 523 था, राइट साइड में वो बना आ रहा है। और आज के दिन इसका प्राइस क्या है, 225, मतलब 4 गुना प्राइस हो गया इसका 3 सालों में, बस 3 सालों में। इवन दो लॉकडाउन के बाद, जो कोरोना वायरस के बाद भी इसका प्राइस देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मुझे तो ये इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छी कंपनी भी आया, आई थिंक सबको पता होगा। अब एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये और ये, इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब जैसे हमने उसमें सपोर्ट बनाया था ना, वो था हॉरिजॉन्टल पे, वो ऐसे बनाया था हमने, जैसे यहाँ पे है ऐसे, ये वाला। पर ये हम ना ऐसे भी सपोर्ट बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, इसे कहते हैं साइड वे ट्रेंड। जब ऐसे 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 सेम उसमें जा रहा हूँ, पर जब ऐसे ऐसे जा रहा हूँ ना, ऊपर नीचे होते हुए, तो इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। और जब ऐसे में नीचे जा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके, तो हम उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जब ये होता है ना, इसे कहते हैं लोअर लोज और लोअर हाइज, कि जो इसका हाई है ना वो पिछले से लो है, अगला हाई पिछले से लो है, और जो लो है ना वो भी पिछले से लो है, लो पिछले से लो है। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, और इस चीज़ को कहते हैं हम अप ट्रेंड, कि जो अगला हाई है ना वो पिछले हाई से ज़्यादा है, और अगला जो लो है ना वो भी पिछले लो से ज़्यादा है। तो ये होता है अप ट्रेंड। तो जब भी कोई कंपनी अप ट्रेंड में जा रही होती है ना, ये आपका बाय सिग्नल होता है कि भाई हम इसे बाय कर लें। अंदर ये एक प्राइस नज़र आ रहा है कि जब भी वो इसके आसपास होता है ना, इस लाइन के, इस प्राइस के आसपास होता है, तब वो यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, नीचे जाके ऊपर आता है। यहाँ नीचे गया अभी
फिर ऊपर आ गया। कि अगर हम यहाँ पे देखें ना, अगर हम यहाँ लाइन खींचे तो पीछे देखते हैं, यहाँ पहले भी उसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये लाइन भी उसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट लाइन थी। ये देख रहे हो कि इस प्राइस पे अगर टच करता है तो वापस ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और ये हमने ये नई लाइन जो चेक करी, ये भी हम देख सकते हैं। अब जो एक और दिख रहा है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिख रही है और एक यहाँ पे दिख रही है। ये इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस था कि यहाँ ऊपर जाता है तो इससे ऊपर नहीं जा पाता, वापस नीचे आ जाता है, फिर जाने की कोशिश करता है, नीचे आता है, फिर जाने की कोशिश करता है, नीचे आ जाता है। यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके इस लाइन को तोड़ता है, अपना नया रेजिस्टेंस बनाता है, यहाँ से वापस 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 कोशिश करता है इसको भी ब्रेक करने की, वापस नीचे आता है। ये अब इसका सपोर्ट बन गया, वापस ऊपर जाता है, अपना पुराना वो तोड़ के वापस वापस इस सपोर्ट पे जाता है। ये ना ऐसे इसकी ना लाइंस होती हैं, ये ऐसे गैम्बलिंग नहीं होती, प्राइसेस ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते। अब ये लाइन मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पे भी ये लाइन बन रही थी, तो ये मेक सेंस। ये वाली दिखाई कि हम पीछे यहाँ पे वैसे बन रही थी, ये कैसे लॉजिक से बन रही है ना, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है तभी ये लाइन बनाई, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है तभी ये लाइन बनाई, और प्राइसेस हमेशा इसी के आसपास वो कर रहा है। पास्ट उससे हम ये कर सकते हैं ना कि क्या क्या उसका वो हो सकता है, तो ये प्रिडिक्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई गैम्बलिंग है, कुछ भी हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा। जो लोग कहते हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें पता नहीं होता। बिना समझे अगर आप ऐसे प्राइस करोगे तो लॉस ही होगा। और यहाँ से देखो, जब उसने फिर अपनी ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ तोड़ के कोशिश करी, यहाँ वापस सपोर्ट लिया, ये वापस जब तोड़ी तो फिर कितना ऊपर जाके अपना नया वो बना लिया, अब ट्रेंड पे चला गया। तो ये समझ गए ना कितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली बात। तो ये आ जाते हैं इंट्राडे के लिए। हमने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया था। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। ये तो मैंने बता दिया ना तुम्हें, वॉल्यूम शॉकर्स तो समझ आ गया। और ज़्यादातर कोशिश करना कि जो ये निफ्टी 50 है ना, इसके स्टॉक सिलेक्ट करो तुम, ठीक है। ये देख लोगे ना, इसकी कंपनीज आ जाएंगी 50 कंपनीज़ की, इनमें से ही ना कोई हो ना तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। और इन 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 ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी मतलब देखो सब में ही देखा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, इनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बाकी वो 2-3 रुपये वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें वो बहुत बेकार होते हैं। और जो ऐसी स्टॉक्स होते हैं वो बहुत मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, उनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता होता बिना किसी लॉजिक के। तो हम जैसे ये देखते हैं, अब यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। हमने छोटा टाइमलाइन बना दिया है, और छोटे टाइमलाइन का वो छोटा रेजिस्टेंस और छोटा सपोर्ट। अब ये पिछले वाले का आ गया, ये मतलब डेट आ रही है यहाँ पे कि ये कब का है, 1 अक्टूबर का है। उसके बाद 2nd, 3rd और 4th, 2nd की पब्लिक हॉलीडे थी, और फिर 2 दिन और सैटरडे संडे, तो 3 दिन ये मार्केट बंद रही थी। तो आज 5 के दिन आज ये मार्केट खुलेगी, तो आज ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है हमें, जैसे पीछे यहाँ पे मिला था ना। और हमने इसके पहले एक वो भी बनाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, हमने इसकी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाई थी। वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं तो बाय करूँगा, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। अब बिना लिए सेल कैसे कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग होती है कि आपके पास शेयर नहीं है, आपने फिर भी सेल कर दिए। क्यों सेल कर दिए? क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे जाके सेल कर दिए, इस प्राइस पे सेल कर दिए, तो मेरे उसमें आ जाता है -1 कि मैंने वो सेल कर दिए बिना हुए, तो वो -1 आ गया। अब विद इन अ डे, मतलब जैसे ही दिन ख़त्म होता है ना 3:30 पे, मेरा ब्रोकर क्या करेगा कि ये -1 को स्क्वायर ऑफ करने के लिए +1 वो यहाँ बाय कर लेगा। अब अगर तो मैंने यहाँ महंगे में सेल किया है, तो मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया 100, जैसे लगा लो मैंने 100 में सेल किया, और यहाँ पे जाके वो प्राइस चला गया 90, तो वो 90 में बाय कर लेगा और ज़ीरो कर देगा इसको। तो 100 और 90, तो मेरा 10 रुपये का यहाँ प्रॉफिट आ गया, क्योंकि मैंने 100 में सेल किया, 90 में बाय किया। तो इसे कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। ये भी हम कर सकते हैं विद इन अ डे, इंट्राडे करके। ठीक है, अब ये भी समझ आ गया होगा। हम और इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जैसे RSI काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस वो होता है। और हम ये वैप भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये इसके साथ एक लाइन दिखाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये वी वैप लाइन के ऊपर है तब हमें बाय करना होता है, जब इसके नीचे है तब हमें सेल करना होता है। अब तुम क्या करो कि ना, अगर और इंटरेस्टेड हो इसके अंदर, तो यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पे पढ़ो अबाउट इंडिकेटर्स, कैसे इन्हें रीड करना होता है, कैसे इन्हें वो करना होता है। अब जैसे हमने ट्रेंड लाइंस बनाई थी ना, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, अगर हम ये खोलेंगे ना जैसे पिवट्स, तो ये क्या होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन ना अपने आप ही बना के दे देते हैं हमें।
जैसे ये है। तो इसके बारे में जाके ना और नेट पे पढ़ो कैसे इन्हें स्टडी करते हैं, कैसे रीड करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जाके पढ़ लो, इतने बड़े सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सारे तुम्हें आने चाहिए, ये बहुत बेकार की लाइन है। अभी जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बना के दिखाई, एक ट्रेंड लाइन आती थी और मैंने यहाँ पे भी यूज़ करी, यहाँ पे भी यूज़ करी। तो ऐसे तुम अगर कोई एक चीज़ भी अच्छे से सीख लोगे ना, कोई एक इंडिकेटर है वो तुम्हें अच्छे से आ गया और वो आ गया, तुम उस पर बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी लोग होते हैं सिर्फ ये जो ये ना सपोर्ट और कहते हैं रेजिस्टेंस प्राइस, इसी पे काफ़ी अच्छा ट्रेड कर लेते हैं। सपोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, बाय करना, सेल करना, बाय करना, सेल करना, इस पे बहुत अच्छा वो प्रॉफिट अर्न कर जाते हैं। तो ये नहीं है कि तुम्हें 100 चीज़ें आनी चाहिए, तुम्हें एक चीज़ आनी चाहिए, पर वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। तो तुम अब मनी कंट्रोल पे जाना, वॉल्यूम शॉकर्स पे जाना। अब ये वाली साइट्स ना थोड़ी एक्सप्लोर करो। ये मनी कंट्रोल होगी, ट्रेडिंग भी होगी। अगर ट्रेडिंग में थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो, अगर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें एक ही बार इन्वेस्ट करके भूल जाना है। ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा तो तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा रोज़ के रोज़। तो ऐसे जाके वॉल्यूम शॉकर्स पे अपना स्टॉक सिलेक्ट करना, देखना इसका वो देखना कि कुछ समझ आ रहा है, कोई लाइन आपको समझ आ रही है, कुछ बन रहा है। यूट्यूब पे जाके देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें क्या होती है, उससे कुछ सीखो। और अब मैं बाय सेल करना तुम्हें सिखाता हूँ जब मार्केट खुलती है तो वो कैसे हो। बाय सेल करने से पहले ये समझ लो कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होती है। ये मैंने इन्हें मेल करके पूछा था तो इन्होंने पूरा बता दिया कि ये सारे हमारे परसेंटेज दे रखे हैं। इंट्राडे पे 0.05 होगा। ये बाय सेल दोनों पे होता है। बाय टाइम पे इतना लगेगा, सेल टाइम पे इतना लगेगा। डिलीवरी ब्रोकेज मतलब जब हम डे वाली ट्रेडिंग करते हैं तो इतना होगा, 0.5 बाय सेल दोनों पे होगा। अब जब हम आगे देखेंगे ना, मिनिमम एग्रीगेट ब्रोकरेज 25 पर स्क्रिप्ट पर डे। तो मतलब कि कम से कम 25 एग्रीगेट मतलब टोटल 25 ही लगेंगे। अब यहाँ पे जैसे है ना, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है कि जो इसमें से कम होगा ना 25 में से या 2.5 में से, तो वो चार्ज होगा आपका। मतलब ज़्यादा वाला नहीं, मैक्सिमम आपके 25 रुपीज़ चार्ज होंगे और मिनिमम 2.5। तो अब 2.5% कैसे कैलकुलेट हुआ? 2.5% ऐसे कैलकुलेट हुआ कि ये जो हम ख़रीदते हैं ना, तो इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी और सीबी को चार्ज देना पड़ता है, और उसके बाद जीएसटी और ये सब पे करना पड़ता है हमें। तो ये सब टोटल मिला के ना हमारा टोटल जो चार्ज है ना वो ये बनता है 2.5%। तो इसलिए वो 2.5% हमारे बाय टाइम पे और सेल टाइम पे लेता है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये ट्रेड की, तो जब मैंने बाई किया तो उसका प्राइस इतना हो रहा था, मैंने इतने पे बाई किया। ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट हुई इस चीज़ का? 2.5%, फिर आ गया टोटल इस चीज़ का 2.5%, फिर आ गया टोटल। अब जब मैं सेल करूँगा ना, तो सेल करते टाइम, अब जब मैंने बाई किया तो इस प्राइस पे बाई किया, इस प्राइस पे दोनों को बाई किया। अब सेल करते टाइम ना इसमें से -2.5% हो जाएगा। जो भी इसका प्राइस होगा ना सेल करते टाइम, उसमें से उसका 2.5 माइनस हो जाएगा और उस प्राइस पे मुझे अर्न होगा। इस पे नहीं, अगर मैं 119 से ख़रीद लूँ और 120 पे बेच दूँ तो मुझे लॉस हुआ। एक तो यहाँ 2 रुपये का, और 120 माइनस 2.5 भी। तो आपको अपना ये मार्जिन ना बीच में लेकर चलना है कि ये 122 से ऊपर होना चाहिए और 2.5% ऊपर होना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट हो। तो +- 2.5 ब्रोकरेज वाला समझ आ गया होगा आई होप।